बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पौड़ी में जानवरों पर किया बाघ ने हमला। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। पौड़ी से पापड़ी गांव रिखणी खाल ब्लॉक की यह घटना बताई जा रही है और इसी क्षेत्र में पिछले 10 दिन से बाघ की दहशत। तो दिन दहाड़े जानवरों पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर। इस वक्त की बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुख करेंगे। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे अजीत जी, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बाघ का जो आतंक है, उसकी जो दहशत है इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। पौड़ी में जानवरों पर बाघ ने हमला किया, क्या जानकारी मिल रही है? कब तक क्या कवायद हो रही है प्रशासन की तरफ से, वन विभाग की तरफ से इसे पकड़ने के लिए? लवी, देखिए, ये पौड़ी जनपद के रिखणी खाल ब्लॉक का मामला है जो अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एक बाघ ने वहाँ पर बाड़े में बंधे हुए पशुओं पर हमला किया। और लेकिन देखिए कितना रोमांच पैदा कर देने वाला ये वीडियो है कि जब पशुओं का, जानवरों का पीछा बाघ कर रहा था तो बाकी जानवरों ने मिलकर अपने साथी पशु को बचा लिया। ये एक वाकई बहुत रोमांच पैदा कर देने वाला वीडियो है। और लवी, मैं आपको बता दूं कि ये वही क्षेत्र है रिखणी खाल, जिस क्षेत्र के आसपास पिछले 8 दिन में 2 लोगों को बाघ निवाला बना चुका है। और जिलाधिकारी आशीष चौहान और वन विभाग और पुलिस विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। 25 गांवों में नाइट कर्फ्यू लागू है और धारा 144 लगाई गई है कि रात में शाम होने के बाद कोई बाहर ना निकले। लगातार पहरा हो रहा है, पहरे के उसमें गांव हैं और पूरी पुलिस जो है पहरा दे रही है और जिलाधिकारी खुद फ्रंट पे उतरे हैं। आज ऐसे में इस वीडियो का सामने आना, ये हमारे जो पौड़ी संवाददाता हैं आलोक रावत, उन्होंने वहां वन विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की, उसी की पुष्टि इस वीडियो की हुई है वन विभाग की तरफ से कि वाकई ये पापड़ी गांव का मामला है, रिखणी खाल ब्लॉक में आता है ये। और बाघ की दहशत के जो ये इस समय जो संघर्ष लोग कर रहे हैं, 25 गांव हैं, पूरी बाघ की दहशत बनी हुई है। नाइट कर्फ्यू चल रहा है और 2 लोगों की जान जाने के बाद आज पशुओं पर हमले का ये नया वीडियो वाकई एक डर पैदा कर देता है, एक दहशत पैदा कर देता है। जी बिल्कुल, दहशत पैदा कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को विस्तार से बताने के लिए कि कब और कहां की यह घटना है और फिलहाल किस तरह से जो है लगातार ये कवायद की जा रही है वन विभाग की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बाघ को पकड़ने के लिए। चलिए अब बात निकाय चुनाव की। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर लखनऊ में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। सीएम आवास पर हुई यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली और बैठक में फैसला किया गया कि 24 अप्रैल से निकाय चुनाव के लिए भाजपा का महाप्रचार अभियान शुरू होगा। पहले चरण में जिन 10 नगर निगमों में चुनाव होने जा रहा है, वहां भाजपा नगर विकास रथ निकालेगी और साथ ही इस बैठक में जिला कोर कमेटी के भेजे गए नामों पर चर्चा हुई। जिला कोर कमेटी की ओर से 3-3 नामों का पैनल आया है और दूसरे चरण के लिए 7 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 240 से ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों के नाम पर फाइनल चर्चा हुई। उसके बाद ये नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद मेयर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्षों के नाम घोषित किए जाएंगे। आज हुई बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 7 नगर निगमों में 11 मई को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी की आज पहले क्षेत्रीय कार्यालय पर बैठक हुई और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई जो लगभग 2 घंटे तक चली। बैठक में जो भी नाम क्षेत्र से आए थे, 3-3 नामों का जो पैनल आया था, उन सभी नामों पर चर्चा हुई और उसके बाद कोर कमेटी ने उनमें से कौन उम्मीदवार हो सकता है, उनके नामों का एक पैनल तैयार किया है। और अब माना जा रहा है कि उन नामों का जो पैनल है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और मेयर, जो 7 नगर निगम है, वहाँ मेयर पद का जो उम्मीदवार होगा, जिसे केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलेगी, उस नाम को घोषित किया जाएगा। इसके अलावा 95 जो नगर पालिकाएं हैं, वहां पर भी कौन अध्यक्ष पद का उम्मीदवार होगा, जो लिस्ट आई थी जिले से फिर क्षेत्र से, उन पर चर्चा हुई है। हालांकि वो नाम जो है वो क्षेत्र से ही घोषित किए जाएंगे और इसी तरह नगर पंचायत जो है, उनके जो अध्यक्ष हैं, 240 से ज़्यादा जो पद हैं, वहाँ पर भी क्षेत्र से ही नाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन अब माना जा रहा है कि शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन
धर्मपाल सिंह एक बार फिर दिल्ली जाएंगे और जो मेयर है 7 नगर निगमों में दूसरे चरण में जहां चुनाव होना है, उनके नामों पर केंद्रीय नेतृत्व से स्वीकृति लेंगे और फिर लिस्ट जारी की जाएगी। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। सीएम आवास पर करीब 2 घंटे तक चली बैठक और नामों पर मंथन किया गया और केंद्रीय नेतृत्व को ये नाम भेजे गए हैं। अब वहां से हरी झंडी मिलने के बाद नामों का ऐलान होगा और 24 अप्रैल से प्रचार अभियान भी शुरू हो जाएगा। वहीं निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों को लेकर भाजपा में महामंथन जारी है। पार्टी विपक्षी दलों की रणनीति पर भी हमलावर है। बात चाहे बसपा के मुस्लिम कार्ड की हो या फिर स्वार विधानसभा सीट से उपचुनाव में सपा के हिंदू उम्मीदवार की हो, भाजपा का दावा है कि इन चुनाव में जीत तो उसी की होनी है। किस तरीके से इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी कमल खिलाएगी? कह रही सभी जगहों पर कमल खिलाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह आसमान पर है, और हो भी क्यों ना। 6 साल की उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और 9 साल की मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, प्रदेश की जनता उन कामों से बहुत प्रभावित है। सवाल ये है कि आपने पहले चरण के 10 जो कैंडिडेट हैं वो घोषित कर दिए, ओबीसी समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया है, दूसरे चरण के लिए भी नाम घोषित होने वाले हैं। लेकिन अगर बसपा की बात करें, उसने मुस्लिम वोट बैंक पर उसकी नज़र है। 10 में से 6 और माना जा रहा है अगले 7 जो मेयर होंगे जो दूसरे चरण में, उसमें भी 4 मुस्लिम कैंडिडेट होंगे। कहीं ना कहीं वो मुस्लिम वोट बैंक के सहारे बीजेपी को मात देने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी के कई हमारे शीर्ष नेताओं ने पहले भी इस बात पे अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि हो सकता है इस नगरीय निकाय के चुनाव में तीसरे से दूसरे स्थान पर आने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी करे। तो आगरा नगर निगम चुनाव की कमान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने संभाल ली है। आगरा के 2 वार्ड 54 और 94 में भाजपा के 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। एसपी सिंह बघेल ने दावा किया है कि भाजपा निकाय में बड़ी जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है और ऐसे में आगरा में जो निकाय चुनाव की कमान है वो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने संभाल ली है। लगातार वो क्षेत्र जाकर वो संपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मंत्री जी। लगातार ये देखा गया कि कई सारी एक ऐसी सीटें थी जहाँ बड़ी संख्या में बीजेपी में ही आपस में कन्फ्लिक्ट था, निर्दलीय वो उन्होंने दावेदारी ठोकी। अब आपने खुद इसकी कमान संभाली, कई सारी जगह प्रत्याशी बैठ गए हैं, उन्होंने पर्चे वापस ले लिए। मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड होगा कि लगभग 25-30 हज़ार वोट का एक वार्ड है और लोगों को चुनाव लड़ने का एक अधिकार है। केवल भारत का नागरिक हो, उम्र 25 साल हो, पागल हो, दिवालिया ना हो, सजा याफ्ता ना हो, बैंक करप्ट ना हो, तो चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी दल का हो। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का आगरा का एक रिकॉर्ड हम शायद यूपी का बना रहे हैं कि वार्ड नंबर 54 पर हमारे लोग रेणु गुप्ता जो हैं वो निर्विरोध हो गई हैं। शमा जैन ने अपना वापस किया और सुनीता पाठक जी ने वापस किया हम लोगों के अनुरोध पर। और इसी प्रकार से कमला नगर में 94 नंबर वार्ड है जहां प्रदीप अग्रवाल हैं और वहां समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कोई एक ना स्थानीय ना बाहरी प्रत्याशी नहीं मिला। ये इस बात का प्रतीक है। ज़्यादातर वार्डों में जो निर्दलीय जिन्होंने नामांकन किया है पर्चा वापस ले लिया है। तो कुल मिला के कहा जाए भारतीय जनता पार्टी इस निकाय चुनाव में मजबूती से लड़ रही है। पूरी पार्टी मैदान में नजर आ रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। इस बीच आगरा के सपा महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार का बड़ा आरोप, भाजपा के लोगों पर प्रत्याशियों को धमकाने का आरोप लगाया। प्रत्याशियों के पर्चे बीजेपी के इशारे पर खारिज किए गए, यह आरोप लगाया है। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के नेता ने समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार का बड़ा आरोप, भाजपा के लोगों पर प्रत्याशी को धमकाने का आरोप लगाया। प्रत्याशियों के पर्चे बीजेपी के इशारे पर खारिज किए गए। नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशियों को रोका जा रहा है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार का। 1989 से लगातार आगरा नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि साइकिल दौड़ेगी, साइकिल चलेगी। क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की? हमारे साथ जो मेयर कैंडिडेट जूही प्रकाश हैं, महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार हैं। आप बताइए जूही, आप बताइए किस तरह से लगातार पूरी बीजेपी की पूरी आर्मी इस समय कहा जाए सड़कों पर है। खुद एसपी सिंह बघेल, तमाम कैबिनेट मंत्री, पूरा सभी विधायक प्रचार कर रहे हैं। आपके साथ भी संगठन है, कैसे मुकाबला होगा? क्योंकि लगातार वही जीतते आ रहे हैं पिछले 3 दशकों।
वो सड़कों पे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है कि उनको जनता समझ चुकी है, नकार चुकी है। वो इसलिए ज़मीन पर घूम रहे हैं, जनता उनको निकाल चुकी है पूरी तरह से। उन्होंने इतने भ्रष्टाचार किए हैं, इस तरह की व्यवस्था कर रखी है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी बिगाड़ चुकी है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था कि जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पर वो क्या व्यवस्था थी। निसार महानगर अध्यक्ष हमारे साथ हैं, क्या लग रहा है? ये लगा आपके तो 100 के 100 प्रत्याशी भी कहीं नहीं घोषित हुए हैं। बीजेपी ने इस तरह से मोरली कहीं ना कहीं आप पर अटैक करने की कोशिश। बिल्कुल, जहाँ जहाँ उनको मौका मिला मामा उन्होंने डैमेज करने का काम किया। हमारे तमाम प्रत्याशियों के पर्चे खारिज किए गए गलतियाँ निकाल कर। उनके पेपर 8 अप्रैल को बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन जिस समय नामांकन करने जा रहे हैं उस समय सर्च किया जा रहा है तो उसका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। इस बेस को बनाकर पर्चे खारिज किए गए। और समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भले ही 3 दशकों में यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और नतीजे चाहे कुछ भी हों, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी चुनौती आगरा से पेश करने जा रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र और राज्य के संबंधित अधिकारियों ने भी अपनी सूचनाएं साझा की। देश भर की ब्यूरोक्रेसी ने यूपी में जल जीवन मिशन की सफलता की कहानी सुनी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री बेहद गदगद दिखे। दरअसल उत्तर प्रदेश हर घर नल से जल पहुंचाने की पीएम मोदी की संकल्पना को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 16वें सिविल सेवा दिवस पर प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के मुताबिक बुंदेलखंड से लेकर विंध्य तक तपती धरती हर घर नल जल योजना से तर हो रही है। चुनौतियों से जूझकर यूपी में जल जीवन मिशन रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। विकसित भारत कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया और समापन समारोह में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। दरअसल जल जीवन मिशन को लेकर उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से यूपी से प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुराग श्रीवास्तव को योजना पर बोलने के लिए नामित किया गया था। सिविल सेवाओं के इस सबसे बड़े कार्यक्रम में अनुराग श्रीवास्तव ने पाइप्ड वाटर फॉर ऑल जल जीवन मिशन विषय पर संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कैसे बुंदेलखंड जैसी सूखी धरती पर सरकार मिशन मोड में हर घर जल योजना को विस्तार दे रही है। प्रेजेंटेशन के दौरान प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने यूपी में जल संकट से जूझ रहे जिलों में हर घर जल योजना से लगातार आए बदलाव की कहानी भी सुनाई। बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। अयोध्या के बूथ नंबर 4 पर भीषण हादसे की खबर। ट्रक और बस में जोरदार टक्कर हुई और हादसे में कई लोगों के मरने की खबर भी आ रही है। कई लोगों के दबे होने की भी खबर है। फिलहाल रेस्क्यू जारी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ, ट्रक और बस में जोरदार टक्कर हुई है जिसमें कई लोगों के मरने की खबर आ रही है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी, दबे होने की भी खबर है, जिसको लेकर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौके पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और जो घायल लोग हैं उन्हें तुरंत रेस्क्यू कर अस्पताल ले जाया जा रहा है ताकि उनको प्राथमिक उपचार मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। तो भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौके पर काफी अफरा तफरी मची हुई है। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या के बूथ नंबर 4 पर भीषण सड़क हादसा हुआ जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीपी गंगा पर काफी भयानक ये हादसा हुआ। काफी जोरदार टक्कर हुई है ट्रक और बस में, जिसके चलते हादसे में कई लोगों के मरने की खबर आ रही है और कई लोगों के अभी भी बस के नीचे दबे होने की आशंका है। फिलहाल मौके पर घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तत्परता के साथ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौके पर कई एम्बुलेंसेस तैनात की गई हैं जो घायलों को रेस्क्यू करके सीधा अस्पताल ले जा रही हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार देकर उनकी जान बचाने की कोशिश, उनकी जान बचाने की कवायद की जा रही है। तो मौके पर क्रेन भी आ चुकी है। बस को क्रेन के जरिए ऊपर लिया जा रहा है। तो बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर। अयोध्या के बूथ संख्या 4 पर यह भीषण हादसा हुआ जिसकी तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। तो ट्रक और बस में जोरदार टक्कर हुई। संवाददाता ऋषि हमारे साथ अयोध्या से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, काफी भीषण सड़क हादसा हुआ है, फिलहाल किस तरह से जो है रेस्क्यू किया जा रहा है और अभी कितने लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है?
जी आपको बता दें, ये सड़क हादसा है जो अयोध्या के बूथ नंबर 4 पे हुआ है। ये लखनऊ से बस अंबेडकर नगर की तरफ जा रही थी, तब अचानक एक ट्रक जो है वो ओवरटेक करने के चक्कर में जो है ये हादसा हुआ है और हादसे के बाद बस जो है वो पलट गई। पलटने की वजह से ही ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि 47 यात्री सवार थे, जिसमें लगभग 3 से 4 लोगों की मृत्यु होने की आशंका भी जताई जा रही है। सभी जो सवार यात्री थे उनको रेस्क्यू करके जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जिसमें कई की हालत गंभीर है और कई ऐसे यात्री हैं जिनको गंभीर चोटें भी आई हैं और उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और जो ये हादसा है कहीं ना कहीं जरूर कहा जा सकता है कि सड़क हादसा गंभीर था, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी ओवरटेक करने के कारण से जो ट्रक थी, ट्रक पे सीमेंट लगा हुआ था और सीमेंट ये भी बताया जाता है कि ओवरलोड ज्यादा थी, यही वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। चलिए, आप नजर बनाकर रखिए ऋषि इस बड़ी खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी दिला देने वाली तस्वीरें। भीषण सड़क हादसा हुआ है और बस में सवार थे 47 यात्री। कई लोगों के घायल होने की सूचना है और कई लोगों के मरने की भी खबर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।